हम कंटिन्यू करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 24 तक हम उसमें कर चुके थे। अभी 25 से करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, ये पूछा था किसको किसको 24 में यह था कि किसको किसको आप केसीसी लोन दे सकते हो। ठीक है। तो केसीसी लोन इन सबको दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएचजीज को भी दे सकते हो केसीसी, एसएचजी भी ले सकती है केसीसी। ठीक है। एसएचजी को दे सकते हो, टेनेंट फार्मर को दे सकते हो। ठीक है। शेयर क्रॉपर, शेयर का मतलब जो बटाई पे खेत लेते हैं, यूपी के जो लोग हैं वो जानते होंगे अधिया देना। ठीक है। अधिया अगर आपका कोई जो जोत रहा है खेत, someone who is sharing your field for the growing of crops and then distributing the produce with you, that is also sharing produce with you, that is also eligible for केसीसी लोन्स। ऑल ऑफ दिस को केसीसी लोन आप दे सकते हो। ऑब्टेनिंग, अच्छा ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है, इसको इशू लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको इशू करती है LEI, लीगल आइडेंटिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये एग्जाम में कई बार नंबर ऑफ टाइम्स पूछे कि कितने डिजिट को होती है, ये भी पूछा जाता है। तो 20 डिजिट का कोड होता है ये। ठीक है। जैसे आधार नंबर होता है ना 12 डिजिट, वैसे ही एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 डिजिट का 20 डिजिट का इशू किया जाता है। अब ये है कि किसके लिए है। ठीक है। 5 करोड़ एंड एबो के लिए है, उनको लेना ही है। ठीक है। और इन 5 करोड़ से 10 करोड़ वालों को 30 अप्रैल 2025 तक, मतलब सीधे 2025 याद रख लो, 13 अप्रैल 2025 तक लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर ले लेना है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस वर डीलिंग इन 5 करोड़ एंड एबो। अंडर द फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर एनबीएफसी, ये सर्कुलर भी आया है, ग्रुप में शेयर्ड भी है, मैंने इसका टेक्स्ट भी शेयर किया है ग्रुप में। वो क्या है कि अंडर द फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्केल बेस्ड रेगुलेशन में एनबीएफसी जो ना, एनडी का क्या मतलब है इसमें, देखो ये इसमें एनडी लिखा हुआ है, मिनिमम असेट साइज ऑफ एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी एनडी, एनडी का मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो जमा नहीं लेती हैं, केवल उधार देती हैं। ठीक है। एनबीएफसी, अब उनको पैसा कहाँ आता है, उनको प्रमोटर्स पैसा या इन्वेस्टर्स पैसा देंगे। डिपॉजिटर्स पैसा नहीं है उसमें, डिपॉजिटर का पैसा एट रिस्क नहीं है। ठीक है। तो अब देखो एक चीज और है, अगर उसमें डिपॉजिटर का पैसा है नहीं है तो उसमें डीआईसीजीसी का क्लेम भी नहीं चलेगा, मतलब आप डीआईसीजीसी का क्लेम उसमें नहीं करेंगे। ठीक। चलो आओ, कहाँ गया, आगे आगे पेज, एक मिनट। हाँ, ये है। ठीक। तो मिनिमम असेट साइड बेस लेयर एनबीएफसी, अपर लेयर, ठीक है, मिडल लेयर, बेस लेयर, ये पूरा मैंने सर्कुलर का जो पीडीएफ दिया है उसमें पूरा दिया है, एक बार उसे पढ़ो। और अगर आप ये सोचते हो कि कोई क्वेश्चन गेस कर दे और उतना गेस करके हम, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैंने जो भी एग्जाम दिया बच्चों, मैंने बहुत पढ़ाई किया है रियली, मुझे आई नो दैट माय सक्सेस वाज नॉट एन इजी टास्क। हाँ बस ये कि जो मैंने जिस टाइम दिया, मुझे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा, आई जस्ट अटेंडेड एंड वेंट थ्रू। तो मैं चाहता हूँ आप भी वैसे ही पढ़ाई करो। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने से क्या होता है ना, एक बार पढ़ाई करके सक्सेस हो लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने से सक्सेस भी नहीं लगता, और वो जो टाइम आप दे रहे हो ना, दैट इज गोज इन वेन। तो कुछ और करो। अगर तुम्हें सच में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ना, देन डू नॉट गो फॉर स्टडी, स्टडी इज नॉट समथिंग दैट यू विल मेक समथिंग लाइक गॉड। ओके। जॉब के लिए अगर नहीं पढ़ाई नहीं सीरियस हो, मेरे कहने का मतलब पढ़ाई कर पाने से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं हो तो मत पढ़ो, नहीं होगा सिलेक्शन। तुम टाइम किल कर रहे हो बस, तुम एंजॉय भी कर रहे हो दोस्तों के साथ, ठीक है, कुछ तो इसमें दारू शराब भी पीते होंगे तो पार्टी उर्टी भी कर रहे होंगे, और उसके बाद वो आप चाह रहे हो सिलेक्शन हो जाए सब इजीली, तो दैट इज नॉट पॉसिबल।
जो जो सेलेक्ट होता है ना वो बोले भले ना कि बहुत कम पढ़ाई की है 2 घंटे। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी भाई सिलेक्शन के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि उसे पढ़ो। सर्कुलर पीडीएफ इतनी मेहनत से बनाया है। मेरा इतना हेक्टिक जॉब है, ट्रेजरी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और आपको बैठे ही रहना है। 11 to 12 आवर्स वो पूरा जॉब है। अगर हम जर्नी का भी मान लें तो 13 to 14 आवर्स हो जाता है किसी किसी दिन। उस 10 आवर्स में मुझे सोना भी है, अपने फैमिली को भी देखभाल करना है कि बच्चे का क्या है, कैसे है, तबीयत खराब है, नहीं है, क्या है। उसके बाद मुझे वो सर्कुलर सब पढ़ करके सब बनाने। सर्कुलर्स तो खैर ट्रेजरी वालों को अवेयर रहना होता है, पढ़ना है। फेरा है, फेमा, फेरा तो खत्म हो गया, फेमा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बीजी एलसी की गाइडलाइंस है, सब पढ़ना रहता है। बट उसने में ये पढ़ के अगर मेहनत से बनाया जा रहा है तो आप पढ़ो। डोंट टेक इट एज ए जोक। ओके, लेट अस स्टार्ट। इट हैज बीन ए लॉन्ग प्रीचिंग। ओके, तो आते हैं कि जो बेस लेयर की एनबीएफसीज हैं, जो नया गाइडलाइन स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, उसमें उसका मिनिमम असेट साइज कितना है? तो मिनिमम असेट साइज 1000 करोड़ है। ठीक, 1000 करोड़। 1000 लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू। अच्छा, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क देख लेना। पहले तो ये जान लो लार्ज एक्सपोजर क्या है। अगर 10% तुम्हारे कैपिटल बेस से ज्यादा किसी को लेन दे दिए हो तो लार्ज एक्सपोजर में आता है। इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, परेशान मत हो। मुझे याद भी याद देना चाहे तुम लोग, मुझे पर्सनली मैसेज कर। तो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्या है? वो अगर एनबीएफसीज के लिए होता है तो उसका क्या मतलब है? तो एन एक्सपोजर इज कंसिडर्ड एज ए लार्ज इफ फर्स्ट, देखो लिखा भी है एप्लीकेबल टू बैंक्स आल्सो। लार्ज एक्सपोजर बैंक के लिए भी। सम टोटल ऑफ एक्सपोजर टू ए काउंटर पार्टी। अगर मान लो कि कोई एनबीएफसी के पास अपना कैपिटल बेस 500 रुपया का है और 10% इसका कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अगर इसने 50 रुपए का लोन नहीं, एक ही आदमी को 50 रुपए का लोन दे दे तो वो इस कंपनी का लार्ज एक्सपोजर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं को 50 करोड़ नहीं लोन दे सकती या 50 रुपया नहीं दे सकती। अगर 500 रुपये दे सकती है, 100 लोगों के दे दे, 100 लोगों कुल मिलाकर के इतने का दे दे, then it is not a large exposure. But this, if this NBFC lends that 50 rupees to only one person or only one company, then it goes in large exposure framework. मतलब बड़े बड़े कारपोरेट लोन इसी में आते हैं घर आने में। अंबानी अदानी को जो लोन चल रहा है ना गेम, वो सब इसी लार्ज एक्सपोजर में है। मोदी बाबा हमारे दे देंगे आराम से। चलो जाने दो यार, आगे पढ़ाई करते हैं, अपने पढ़ाई से मतलब है। वी वांट गो इन पॉलिटिक्स। Every person has different political interest and views. We shouldn't conflict anyone for ours or others for ours. Okay. अभी देखते हैं क्या है। The Banking Regulation Amendment Act 2020 has came into force from April 1, 2021 for। ठीक है, 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज आया था। अभी देखो जब बैंक ये लोग प्राइवेट करेंगे तब भी बीआर एक्ट में इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो 20 में चाहते तो चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं किए हैं अभी। किस लिए नहीं किए? बीआर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2020 में। वो किसके लिए हुआ था? ये हुआ था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल बैंक दोनों के लिए। किस लिए? क्योंकि पहले इनको एसएलआर सीआरआर और इन सबसे कोई मतलब नहीं था। इनमें फ्रॉड ज्यादा का मतलब ये है ना कि पूरे गवर्नमेंट स्कीम और स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक में तो पूरा फ्रॉड ही है। अब कितने कोऑपरेटिव बैंक बंद हुए, मतलब सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को हिंदी में सहकारी बैंक कहते हैं। तो अगर आप देखोगे न्यूज तो हर हर दूसरे महीने, तीसरे महीने एक न एक सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। अभी पीएमसी बैंक वाला भी मामला चल ही रहा था। ठीक,
तो इसी को रेगुलेट करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था और उसमें रूरल बैंक्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। द एनबीएफसी शैल नॉट ग्रांट लोन टू एडवांसेस। अब देखो एनबीएफसी, अच्छा ये एनबीएफसी के ही लिए नहीं है, ये बैंक वालों के लिए भी है। ठीक है, बैंक वालों पे भी लगता है। एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस हैं इशू हुई है रिसेंटली, तो आप एनबीएफसी के लिए भी से मान सकते कह सकते हो कि एनबीएफसी के लिए है। एनबीएफसी अपने किसी डायरेक्टर को या डायरेक्टर के रिलेटिव को भाई को, स्टेप मदर ब्रदर साहब को, ठीक है, इन सब को 5 करोड़ से ज्यादा का लोन बिना बोर्ड अप्रूवल के नहीं दे सकता। दे सकता है 5 करोड़ से ज्यादा का लोन, अगर ये लिखा हो एनबीएफसी कैन नॉट ग्रांट लोन मोर देन 5 करोड़, तो ये गलत है। टू रिलेटिव्स, ये गलत है। एनबीएफसी कैन ग्रांट मोर देन 5 करोड़ बट विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड। उनका अगर बोर्ड ये अप्रूव कर देता है कि हाँ भाई इनको 5 करोड़ से ज्यादा का लोन दे दो, भले ही ये डायरेक्टर है बैंक में या डायरेक्टर के रिलेटिव है, देन वी कैन गिव। ठीक है। हालांकि बैंक्स में स्केल 4 एंड एबव के लिए अलग, स्केल 4 एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना, तो उनके लिए है। द लिमिट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक। 6% of outstanding stock of securities, 2% of outstanding stock of securities, 15% of outstanding stock of securities, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। आंसर नहीं दिया है। ठीक है, आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आंसर। 2% भी है, 5% भी है और 15% भी है। अलग अलग सिक्योरिटी की कैटेगरी में अलग अलग। ठीक है, 6%, 2%, 15%, तीनों अलग अलग है। जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए है और 6%, 2% और 15%। स्टेट डेवलपमेंट्स के लिए है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। ठीक है, और एक और चीज के लिए है, करेंटली मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें सर्कुलर में मैंने कंपाइल करके लिखा हुआ है, तो आप उससे पढ़ लो कि उसमें 6% किसके लिए है, 2% किसके लिए और 15% के अलग अलग तीनों के लिए उसमें लिखा हुआ है। अप्रैल वाला सर्कुलर ग्रुप में है, उसको अभी इमीडिएटली आप पढ़ लो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट मान लो। क्यों? करंट अकाउंट ओपनिंग नीड फॉर डिसिप्लिन, ये वाला सर्कुलर आया था बहुत पहले आरबीआई में, उसी पे है ये क्वेश्चन। एक पर्सन है एक्स जिसका सीसी अकाउंट वाई बैंक में है। यह पर्सन एक्स, इसने ये वाई बैंक है, इससे लोन लिया हुआ है, इसे सीसी अकाउंट। और यहाँ पर एक जेड बैंक है। ये जेड बैंक कह रहा है आओ हम तुम्हारा करंट अकाउंट खोल दें, हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन का। तो क्या होता था, लोग लोन ले लेते थे, दूसरी जगह करंट अकाउंट खोल के ट्रांजेक्शन करते थे, जहां से लोन लिए हैं वो एनपीए होकर के खत्म हो जाता था, बाद में ओटीएस या किसी और के थ्रू बंद कर देते थे। इस बैंक का लॉस था। इस मैटर में एचडीएफसी ने एक केस भी जीता था। ठीक है, तो कि क्यों खोला, तो तब सर्कुलर ये इशू हुआ है कि अगर किसी बैंक से लोन लिए हो, तो पहली बात तो ये जान लो कि अब करंट अकाउंट अगर खोलना भी है तो उसी बैंक में खुले जहां से लोन लियो, दूसरा बैंक कभी भी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता। ठीक है, तो अब ये अगर बैंक जेड में गया है इंटर कराने, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ओपन नहीं। ठीक है, कैन नॉट ओपन। ठीक है, कैन नॉट ओपन की बात सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस उस बैंक ने लोन नहीं लिया है तो कर सकता है, उस बैंक में लोन है अगर तभी कर सकता है। और दूसरी बैंक है ये जेड बैंक, तो जेड बैंक उसका ओपन नहीं कर सकती अकाउंट। कैन
ओपन करंट अकाउंट इफ सीसी लिमिट इज लेस देन 5 करोड़ रुपीज। देखो ये हर जगह दिया है, लेकिन ये है गलत पढ़ोगे आप। क्यों? अगर सीसी लिमिट 5 करोड़ से कम है तो सेम बैंक जैसे एक्स बैंक में इसने सीसी लिमिट लिया है, तो एक्स बैंक ही इसका करंट अकाउंट खोल सकता है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर है तब एक्स बैंक भी नहीं खोल सकता। तब वो देखेगा कि अगर ज्यादा लोगों ने मिलकर दिया तो किसका 10% से ज्यादा है तो ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए दिया था कि 5 करोड़ देखते ही मान लो कि अगर 5 करोड़ से कम है तो हम करें। 5 करोड़ से कम है, इफ इट इज लेस देन 5 करोड़ देन monthly we will open the if the account is associated with the same bank which is has granted the CC or OD facility to that borrower। ओके, चलो क्वेश्चन 33 में आते हैं। अमेंडेड सेक्शन ऑफ 17 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, empowered the Reserve Bank of India to introduce standing deposit facility। दिस इज एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये बहुत पुरानी फैसिलिटी है, ये मास्टर सर्कुलर है, ठीक है, ये रिसेंट में नहीं इश्यू है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे आरबीआई थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देता है बैंक्स को, ठीक है, तो वो अपना फंड वहां पे पार्क कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, अगर आरबीआई के पास ये फंड जमा करेंगे तो कैश कहाँ चला जाएगा? जितना नोट है वो आरबीआई के पास चला गया ना, तो लिक्विडिटी कम हो गई। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। लिक्विडिटी माने मनी, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब मनी सीख लो, ये जान लो। डर कभी लिक्विडिटी और इन सबसे परेशान मत हो, टर्म्स देसी भाषा में सीखो ना सीधे। लिक्विडिटी मतलब मनी। मनी अगर रिजर्व बैंक के पास चली गई तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, और रिजर्व बैंक के पास बाहर आ जाए तो रिलीज हो जाता है और क्रेडिट ज्यादा आ जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, फिर पैसा आ जाता है। इसलिए ये टीम क्या है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। द बैलेंसेस हील्ड बाय आरबीआई अंडर द एसडीएफ शैल बी एलिजिबल फॉर, ठीक है, वो इसमें आंसर नहीं दिया, मैं बता देता हूँ कि जो एसडीएफ की फॉर्म में है वो एसएलआर के लिए तो यूज होगा, लेकिन सीआरआर के लिए नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, तो कैश रिजर्व रेशियो में यूज नहीं हो सकता, लेकिन बैंक उसे अपने एसएलआर के लिए काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आरबीआई इशूड अ सर्कुलर regarding the management of advances of urban cooperative banks, under which it is advised that the working capital requirement is to be assessed at 25%। देखो भाई, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी दी कि अगर आप वर्किंग कैपिटल देते हैं तो आपको भी टर्नओवर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। टर्नओवर मेथड ये क्या है? 1/4 ऑफ टोटल टर्नओवर। अगर 100 टर्नओवर है, 100% टर्नओवर है किसी भी चीज का, तो 25% आपको चाहिए। क्यों? ये माना गया साल में आप 4 साइकिल चलाओगे, 3-3 महीने की क्वार्टरली, तो 100 का हो गया 25-25। एक साइकिल आपका हम फाइनेंस कर देंगे, तो ये वाला सामान आप अगले साइकिल में बेचोगे तो इसके लिए पैसा मिल जाएगा, और यही रोटेट होता रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो 25% मतलब 100 रुपया में से 25 रुपया का लोन है, जिसमें से 5 रुपया बारोवर लगाएगा और 20 रुपया बैंक लगाएगा, ये इसका, ठीक है। तो ये हो गया 5% बारोवर एंड 20% बाई बैंक। लेकिन अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज टोटल, तो दैट इज 25%। अब देखो, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पे अभी बहुत सारे बैंक कैंपेन भी चला रहे थे, हम लोगों का भी कैंपेन था, अपना कर रहे थे भाई जो कुछ करना है। तो ये न्यूज में था, तो एक बार पढ़ लेना। डिजिटल बैंकिंग यूनिट कैसे काम करेंगी, ठीक है, वो एक बैंकिंग आउटलेट की तरह काम करेंगी। जैसे एक बैंकिंग आउटलेट अपना छोटा सा बीसी पॉइंट खोलता है ना, वैसा ही काम करेंगी, लेकिन वहां पर सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे मान लो एटीएम में क्यूआर कोड बन के आ जाता है, वही स्कैन करो पैसा निकाल लो, वहां से जमा करना है क्यूआर कोड आएगा, आप उसे स्कैन करो, आपके अकाउंट पैसे जाएगा, यहाँ पर रिसाइकलर में पैसा डाल दोगे, वो कैश के आपके अकाउंट में जमा कर देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक
ये अच्छा क्वेश्चन बनाया हूँ, देखो कि कमर्शियल बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए वर्किंग ग्रुप फ्रॉम द आरबीआई और आईबीए ने मिलकर के बनाया था, ठीक है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे, लाइबिलिटी प्रोडक्ट भी देगा, एसेट प्रोडक्ट भी देगा, डिजिटल सर्विस, तीनों देगा, ठीक है। चलो, एसेट माने माइक्रो लोन, लोन जैसा सर्विस। चलो 37, अब क्वेश्चन आते हैं 37 में क्या दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशंस वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, इंडिया में बेसल थ्री कब लगाया गया था, इंडिया में बेसल थ्री अप्रैल 2013 में आया था, इंडिया में बेसल अप्रैल 2013 में लगाया गया था। बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशंस फुली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, वैसे वो मार्च में ही लग जाना था, ठीक है, वो मार्च में ही लग जाना था, और ये तो गलत है, ठीक है। बेसल थ्री इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, फाइनली 21 तक, अक्टूबर 21 में, अक्टूबर 21 में फुल इम्प्लीमेंट हुआ है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी लेकर के, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये पीडीएफ मैं शेयर करते समय करेक्ट कर दूंगा, ठीक। ओके, चलो अब आते हैं इन, वैसे आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्कुलर शेयर है बेसल थ्री वाला, उसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, उसमें सही से दिया हुआ है, कब आया है क्या हुआ है, तो आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर आते 39 में, इन एडेरेंस टू बेसल नाम के संबंध में ए बैंक सेल कंप्लाई विद द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट एट हाउ मेनी लेवल्स, मतलब बैंक किस तरह से कितने लेवल पे कैपिटल एडिक्वेसी करना है, जैसे कि मान लो एक बैंक है, इसका सब्सिडरी है, तो बैंक को अपने में भी रखना पड़ेगा कैपिटल का एडिक्वेसी, और सब्सिडरी में भी, मतलब ग्रुप लेवल पे भी आपको रखना पड़ेगा, अपना भी रखना है, उसका भी रखना है, दोनों का मिला के भी रखना है। तो और अपना रखना है इसलिए स्टैंड अलोन, मतलब अकेले भी रखना है, दोनों का मिला के रखना है, मतलब सब्सिडरी का भी अपना भी, तो ग्रुप लेवल पे भी हो गया। तो मतलब कैपिटल एडिक्वेसी आपको सोलो लेवल और स्टैंड अलोन लेवल, मतलब सोलो लेवल मतलब स्टैंड अलोन लेवल और ग्रुप लेवल दोनों पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। ओके, the insurance and non-financial subsidiaries joint ventures, ओके, इंश्योरेंस कंपनी अगर आप लेकिन सब्सिडरी में चला रहे हो तो उसे नहीं, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास पब्लिक का वैसे कोई डिपॉजिट नहीं होता, उनके सब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज होती है, उनके पास फंड, कॉन्टीजेंसी फंड आराम से रहता है, इसलिए इनको फेल होने का चांस नहीं होता है, ठीक, कोई इंश्योरेंस कंपनी तुम फेल नहीं दो, इसलिए इनको आरबीआई ने एग्जम्प्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, एज पर बेसल रिक्वायरमेंट बैंक सेल मेंटेन अ मिनिमम पिलर वन कैपिटल रेशियो 9% ऑन ऑनगोइंग बेसिस, मतलब 9% आपको बेसल में सीआरएआर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ये किस पिलर में आता है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, बेसल के किस पिलर में आता है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता है बेसल के पिलर वन में, जिसका नाम है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, उस पिलर को बेसल वन के पहले पिलर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पिलर को बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरे को बोलते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तीसरे को बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन मतलब अपने बैंक का बैलेंस शीट और ये सब क्लियर क्लियर डिस्क्लोज होना चाहिए, उसमें कुछ छुपाया नहीं होना चाहिए, मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। लीड बैंक स्कीम ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ,
मतलब लीड बैंक के लिए किसने रिकमेंडेशन दिया था, किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है, तो ये है गार्डगिल स्टडी ग्रुप। देखो यहाँ पे याद रखना, ये ये गार्डगिल स्टडी ग्रुप है, न कि कमेटी। कमेटी नहीं है ये, तो कमेटी से कंफ्यूज मत हो जाना, गार्डगिल स्टडी ग्रुप ही होना चाहिए वहाँ। ठीक। अब क्या कहते हैं, लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू लीड बैंक स्कीम कब आई थी, तो 1969 1969 में लीड बैंक स्कीम आई थी। अब डीसीसी मीटिंग ये लीड बैंक से ही संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, उसकी मीटिंग कब आती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं ना अभी, वो जानते होंगे उनका हर दूसरे तीसरे महीने एक लेटर आता रहा कि एलडीएम का मीटिंग है, एलडीएम का मीटिंग है। और कभी वैसे एलडीएम का मीटिंग तो मंथली होता है, लेकिन डीसीसी जो मीटिंग है वो क्वार्टरली इंटरवल पे होती है। उसमें सब कितना आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सीडी रेशियो है, क्या है सब। अच्छा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम से कम कितना रखना है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम से कम 60% रखना है। और स्पेशली ये किसके लिए होता है, रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए। तो अगर ये पूछा जाए क्रेडिट सीडी, जनरली बैंक में सीडी रेशियो सबका अच्छा ही रहता है, किसी खराब नहीं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा देना है, डिपॉजिट कम लेना है, तो लोन ज्यादा बैंक वैसे ही दिए रहते हैं। अब आता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाज रोल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेलेक्टेड सिटीज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब चालू हुआ था, मतलब खाते में पैसा भेजना भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, तो भाई ये सब जान लो कि ये 13 को ही चालू हो गया था। ठीक है, 2013 में। और ये, एक मिनट, ये 1 जनवरी 2013 को चालू हो गया था, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब ये कांग्रेस के टाइम में ही चालू हो गया था, इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मतलब कांग्रेस ने भी अच्छा काम कुछ किए हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सब कुछ गलत ही है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। हु इज द अथॉरिटी टू इम्पाउंड काउंटरफिट नोट्स। मतलब इम्पाउंड माने एक तरह से जब्त कर लेना, ठीक है, रोक देना उसे। कौन कर सकता है इसको, उसको पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, आरबीआई सभी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाओगे वो नोट को इम्पाउंडेड कर लेगा, मतलब नकली नोट आपको वापस जाने को नहीं मिलेगा कि हमारा वापस दे दो। द मैटर ऑफ काउंटरफिट मान नकली नोट, फॉर नोट नीड नॉट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू पुलिस। कह रहा है कि कब जरूरत नहीं होती काउंटरफिट को इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करो, तो अगर काउंटरफिट नोट किसी एक ट्रांजेक्शन में 4 तक आते हैं, मैक्सिमम 4 नकली नोट तक एक ट्रांजेक्शन में आते हैं, तो आपको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैटर आपको नोडल ऑफिस भेजना पड़ेगा, और पूरी रिपोर्ट आपको मंथ एंड तक आरबीआई को भी भेजनी पड़ेगी। मतलब आरबीआई को आप नहीं भेजते हो, आप तो सीधे अपनी फॉर्ज नोट विजिलेंस सेल होता है एक बैंक में, हर बैंक में होता है, आप वहां भेजते हो। वो लोग ब्रांच, कोई भी ब्रांच सीधे आरबीआई से कम्युनिकेट नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं 48 पे। द बैंक नोट डिपॉजिटेड इन बैंक कैन नॉट बी पुट इन रिसर्कुलेशन विदाउट मशीन प्रोसेसिंग इफ डिनोमिनेशन इज। कह रहा है बैंक में जो भी नोट जमा होते हैं उनको मशीन से प्रोसेस किया जाना जरूरी है। क्यों? नकली और ये सब सब चीज चेक करके तभी करना है। अगर ऐसा कब है, जब व्हेन डिनोमिनेशन इज 100 इज मोर, मतलब 100 की नोट, या तो आपकी वो नोट 100 की हो, या 100 की हो, या उससे ज्यादा की हो, 200, 500, 1000, तो देन व्हेन दे विल गो टू बैंक, बैंक में जाएगा, मशीन में चेक होगा, तभी वापस आप किसी। इसीलिए देखो बैंक में नोट काउंटिंग मशीन होती है,
ठीक है। एक होती है वो चेक भी करती है, नकली निकाल भी देती है और काउंट भी करती है। तो जब तक वो नहीं कर लेता है कैशियर तब तक आपको पैसे नहीं देता है। ठीक है, वही है, इसी को कहते हैं कि बैंक नोट रिसर्कुलेशन में तब तक नहीं लाए जा सकते हैं जब तक कि, ठीक है, जब तक कि वो मशीन में प्रोसेस नहीं हो जाए। और ऐसा किसके लिए है? 100 और मोर, अगर 100 रुपए की नोट या उससे ज्यादा की नोट है बैंक में जमा हो रही है तो मशीन से प्रोसेस होना जरूरी है। ठीक, अभी आगे देखते हैं ये क्या है। 49, 40, हु इज ऑथराइज टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस कौन कर सकता है? तो गवर्नमेंट बिजनेस मतलब बैंक के थ्रू गवर्नमेंट का बिजनेस करना, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी है। पब्लिक सेक्टर बैंक यस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो भी कर सकते हैं। आरबीआई ओनली ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ऑफ दीज वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दीज में एजेंसी बैंक आ सकता है। क्योंकि ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं हो क्योंकि आरबीआई ओनली कर दिया तो ये दोनों तो अपने आप गलत हो गए ना। आरबीआई ओनली तो नहीं होगा, आरबीआई होता तो ठीक था, ऑल ऑफ दीज कर सकते थे। एजेंसी बैंक कर दो। क्यों? क्योंकि एजेंसी बैंक में क्या होता है, एजेंसी बैंक में खुद आरबीआई भी आ जाता है। समझे? एजेंसी बैंक का मतलब ही यही होता है। ठीक, एजेंसी बैंक का मतलब यही होता है कि वो गवर्नमेंट के बिजनेस कराने के लिए ऑथराइज किए गए हैं। अंडर द गाइडलाइन ऑफ पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट की गाइडलाइन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन, कितने ट्रांजेक्शन एजेंसी कमीशन के लिए जो उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो 14 ट्रांजेक्शन पर ईयर ऑफ एजेंसी कमीशन के लिए बैंक कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं। फॉर रेमिटेंसेज इन करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट में अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो किसका? स्वाइल्ड नोट का, शॉर्टेजेस इन स्वाइल्ड नोट, तो कितना आप पे फाइन लगेगा? जैसे गिन के जाते हो ना, अगर जो लोग करेंसी जाते हैं तो वहाँ गिन लेके जाते हैं, अगर 500 600 कम पड़ा, 1000 कम पड़ा, दे करके वो नोट अपने पास वापस लाते हैं। जबकि प्रैक्टिस क्या है कि आपको फाइन लगना चाहिए। अगर करेंसी चेस्ट में जमा कर रहे हैं, जनरली उस बैंक का या जानने वाले होते हैं सब बैंक वाले आपस में, तो इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन स्वाइल नोट फिर बाद में आरबीआई को जाते हैं ना रिमिट होने के लिए, करेंसी चेस्ट वाले भेजते हैं। अगर वहां पर वो आता है, ठीक है, तो किस तरह का होता है? अगर नोट अप टू 50 रुपीज है तो जितना है 50 रुपीज पर एडिशन टू लॉस, मतलब आपने 50 रुपए का गड्डी ले गए और उसमें आपके 2 नोट कम आ गए, आपको एक नोट पे 50 रुपए का फाइन, 100 रुपया हो गया प्लस 50। ठीक है, ओके, बस अभी ये खत्म हो गया ये। अब आप उसको सर्कुलर पढ़िए, अगला वाला जो है नेक्स्ट वो भी कर देंगे। और इससे पहले देखो इसमें बहुत सारे कंटेंट आप यूट्यूब पे देखोगे, सब कॉपीड कंटेंट दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कोई वहां से पढ़ा रहा है। ठीक है, सब ओरिजिनल कंटेंट आप पढ़ रहे हो, तो आई एम नॉट आस्किंग ए फी एंड आई नेवर विल बी आस्क्ड। मैं कभी फीस या कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ना तो मांगूंगा कभी, बिकॉज आई हैव इनफ फॉर बेयरिंग माई एक्सपेंसेस एज ए स्केल 3 एंड इतने दिन तक काम किया तो आई हैव सफिशिएंट मनी टू रन माई, दैट इज जस्ट आई एम शेयरिंग माई नॉलेज। तो इसका बेनिफिट उठाओ। एंड व्हाट इज माई फीस, मेरा फीस यही है कि आप लोग सेलेक्ट हो, जो सेलेक्ट हो गया समझ लो उसने मेरी फीस दे दी, जो नहीं सेलेक्ट हुआ वो नहीं दे पाया, मेरी फीस उस पर बची हुई है, वो फिर से सेलेक्ट होकर के उसे दिखाना पड़ेगा। ओके, द बेस्ट थिंग यू शेयर दिस एंड द फर्स्ट थिंग you subscribe and like it. Okay, okay, have a good night.